सो हेलो एवरीवन। तो टेक्स्ट बुक का जो लास्ट मॉक हुआ था सर्वोत्तम वाला, काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था इस बार। काफ़ी लोगों के कमेंट आए, लोगों के काफ़ी मार्क्स जो हैं वो डिफ़र कर गए। मतलब जिनके अभी तक 170 के आसपास आ रहे थे उनके 20-30 नंबर कम हो गए, जैसे कि मेरे भी मतलब 150 के आसपास टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में अगर बात करें। और जिनके 150 या 130 का ग्राउंड हो रहे थे वो 120, 100 के नीचे 82, 85 काफ़ी कमेंट ऐसे आए। तो काफ़ी लोगों को थोड़ा सा डीमोटिवेशन टाइप का हो गया कि ऐसा भी मतलब उनमें कमी है कि मॉक में ऐसा कुछ हो गया, क्या हो गया। तो सबसे पहले क्लियर कर दे कि हाँ, मॉक इस बार का अच्छा था। दो चीज़ों के कारण से अच्छा था, एक तो लेंदी साइड में भी बोलूँगा एंड थोड़ा सा क्वेश्चंस भी अच्छे थे, तो डिफिकल्ट साइड भी बोलेंगे। दो तरीके से था। मतलब इसने रीजनिंग और मैथ दोनों के क्वेश्चंस अच्छे उठा लिए थे इस बार। तो टाइम तो लगना ही था। मतलब मैंने भी क्वेश्चन छोड़े एक तरीके से सिर्फ टाइम ना होने की वजह से। तो ये सर्वोत्तम वाला था। तो मैं दिखा देता हूँ कि मेरे अलग अलग मार्क्स कितने आए थे। तो सबसे पहले अगर डिफिकल्ट मॉक आता है, इसमें आपको क्या देखना है? रैंक ना देखिएगा, ना अपना स्कोर देखिएगा। इसमें पहली चीज़ आप जो जज करना चाहते हैं, अगर आपको आप कहाँ पे हैं, तो जो इसका जो परसेंटाइल होता है आप उससे जज कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। तो 150 स्कोर पे भी मैंने अपना देखा है, 149.5 है मेरे मार्क्स। तो इसमें मेरी परसेंटाइल 97 परसेंटाइल बता रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब परसेंटाइल इस स्कोर पे कितनी ज़्यादा हो गई है। तो परसेंटेज का मतलब आपको पता ही होगा ना कि इतने लोगों से हम आगे हैं, जितने लोगों ने मॉक दिया उसमें के बात करें। बट जो रिपीटर्स होते हैं उससे तो मतलब नहीं है कि जो रिपीट करते हैं मॉक को उनसे उनको हटा के तो थोड़ा सा इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ कितना कितना होगा। लोड हो जा। ओके, तो ये मेरे अलग अलग मार्क्स हैं। रीजनिंग में मेरे आई थिंक एक गलत हुआ है, 22-44, हाँ। तो एक रीजनिंग में गलत हुआ है। मैं जीके के 22.5 नंबर है। मैथ में कोई गलत नहीं गए थे, जितने के कम से कम उतने सही हुए हैं। और इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा गलत हुए हैं, मतलब 5 गलत हुए हैं, 37.5 आए हैं। टाइम भी सही चल रहा है, मतलब एवरेज टाइम सबका सही है। तो अब अलग अलग देख लेते हैं, थोड़ा सा लैग कर रहा है। हाँ, ये परसेंटाइल आपको देखनी है कि कितने परसेंटाइल आपकी है, तो उससे आप जज कर सकते हैं कि आप कौन से लेवल पे होंगे। बट इसको इतना दिल पे नहीं लेना है कि इसके स्कोर से आपकी पढ़ाई पे कुछ भी फर्क पड़े। आपको सिर्फ इतना देखना है इस मॉक से आपको क्या सीखने को मिलेगा, बस। मेरे लिए तो मैं मॉक को ये मानता हूँ, रैंक स्कोर इससे मतलब नहीं मेरे लिए। मॉक का मतलब सिर्फ ये, जिस टॉपिक पे मेरा ध्यान नहीं गया उस टॉपिक का ये ध्यान करवा दे, बस। मैं इस पर्पज से मेरा मेनली मॉक होता है। जैसे इसमें जो क्वेश्चंस आए थे उससे आपको आइडिया लगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको देखने हैं, ये भी देख लेने चाहिए। हाँ, क्वेश्चन जो इसने उठाए थे सच में प्रीवियस मतलब पीवाई के क्वेश्चन ही थे वो, तो ऐसा नहीं इसने क्वेश्चन गलत उठाए, क्वेश्चन इसने सही उठाए सारे के सारे। उनको आपको एक बार देख लेना चाहिए। हाँ, रीजनिंग कुछ मैंने लॉजिक देखे, काफ़ी मतलब ऐसा लॉजिक मैंने 2020 और 2021 के मैं रीजनिंग सबसे अच्छे मानता हूँ, उसमें भी नहीं देखा ऐसा लॉजिक, काफ़ी अलग था लॉजिक। तो वो सामने वाले खोल कर दिखा देते हैं, एनालिसिस कर ही लेते हैं इसकी। देन उसी में आइडिया देते रहेंगे कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वाले मॉक से कृपया करके आप अपने स्कोर पर कुछ भी कंपैरिजन मत करिएगा। जस्ट आप इस मॉक से सीखिएगा कि क्या क्या कमी है, आप उनको बस कवर अप करें, नेक्स्ट मॉक में उसको इंप्लीमेंट करना बस। और इस समय मई का टाइम चल रहा है, ये 10 दिन बचे हैं मई में आज के अप्रॉक्स। एंड एक महीना जून का बचा है। जिनके लिए भी CHSL है वो PYQ देना स्टार्ट कर दें अब बिल्कुल। 40 मॉक्स तो आराम से हो जाने चाहिए आपके, सिर्फ PYQ कम से कम CHSL 2023 के जितने 40 शिफ्ट थी तो वो 40 से 40 कवर हो जानी चाहिए। प्लस करंट अफेयर जितनी जल्दी हो सके अभी स्टार्ट कर दें। जो मेजरली वाले हैं स्कीम, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, एक होता है अपॉइंटमेंट वाला, इन तीन पे फोकस ज़्यादातर रखें। अपॉइंटमेंट वो भी, ये जो बेसिक अपॉइंटमेंट है ना वो अब नहीं पूछी जाती हैं, थोड़ा सा उस साइड पे पूछी जाती है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे होती है। जैसे अभी PIB का पूछा गया था, कुछ नाम मैं ऑप्शन देके पहचान लूँगा, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बट सेम वाले बोर्ड ने पूछा था PIB का। तो सबसे पहले जो एक गलत हुआ पहले वाला देखते हैं। लॉजिक मैंने गलत कौन सा हुआ था, गलत ये वाला हुआ था। इसको मैं सीटिंग अरेंजमेंट को फिर से करता हूँ। हाँ, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर, स्क्वायर टेबल है तो मैं स्क्वायर के टेबल को ऐसे ही बनाता हूँ। तो हो रहा है, ठीक आ गया। जस्ट मिनट, पॉज ले रहा हूँ। हाँ, शो हो गया, लैग कर रहे थे। ओहो, हाँ तो अब सही हो गया शायद, थोड़ा सा हल्का सा लैग है। एंड भैया काफ़ी लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे भैया मैं कैसे ये लिख लेता, तो मेरा सेटअप बाकी सेटअप से लोगों से अलग है। लोग पेन टैब का इस्तेमाल करते हैं, मैं पेन टैब का नहीं टैबलेट का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। ये मेरा टैबलेट है पूरा पूरा, दिख नहीं रहा क्या? ये है। तो इसी में मैं लिखता हूँ, तो इसी का एक फ़ोन लिंक करके जो मैं लिंक करता हूँ उससे दिखाता हूँ। ऐसा है, ये मेरा इतनी बड़ी स्क्रीन है, इसके बाहर मैं नहीं लिख सकता हूँ। मैं इसी में लिखता हूँ, इसी के अंदर ही मैं रहेगा, तभी मेरा जो भी लिखता हूँ इसी के अंदर ही लिखता हूँ। तो ये मैं टैबलेट के थ्रू यूज़ करके करता हूँ, पेन टैब का यूज़ नहीं करता हूँ अभी। तभी थोड़ा सा लिंक में दिक्कत आ जाती है, कभी कोई लैग कर जाता है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। 8 लोग हैं, ये हो गए बीच वाले और ये हो गए कॉर्नर वाले, चाहे इसको सर्कल मानो चाहे स्क्वायर टेबल मानो।
Some of them are sitting at the corners while some are sitting at the exact center of the side. Exact center मतलब ये वाली पोजीशन हो गई. H is sitting at one of the side. साइड में बैठा रहा है. साइड तो यही होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो अभी मैं ये ले रहा हूँ. एट वन ऑफ द साइड एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू सी. कॉर्नर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. जी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच. सेंटर की तरफ देख रहे हैं यानी कि अंदर की तरफ, तो राइट इधर हुआ, लेफ्ट इधर. जी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच. एच के राइट में 1 2 सेकंड नंबर पे ये आएगा. देन एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी. सी का लेफ्ट यही पड़ेगा, ये भी सही है. ई सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू जी. ई यहाँ बैठा दिया मैंने, गलती क्या करी पता नहीं. बी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच. एच के राइट में थर्ड, 1 2 3, बी यहाँ आ गया. एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू ए. बी का अपोजिट हो गया ए. बोथ जी एंड एच आर द इमीडिएट नेबर ऑफ डी. जी और एच इमीडिएट नेबर हो गए डी के. बच्चा है एफ. विच स्टेटमेंट करा. एफ इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डी. सही है ये एकदम. बी इज सिटिंग एफ सेकेंड लेफ्ट. एफ के लेफ्ट में सेकेंड है, सही है ये भी. ई एंड सी आर एफ के इमीडिएट नेबर हैं, ये भी सही, ये भी सही. एच इज सिटिंग एफ के थर्ड में लेफ्ट. सिटिंग टू एफ थर्ड लेफ्ट. एफ के राइट में थर्ड है ना कि लेफ्ट में, उधर से फोर्थ नंबर पे, यही आएगा. पता नहीं मैंने गलती से ये लगा दिया, मैंने दोबारा से किया ये आ गया. हो सकता है गलती से मैंने गलत किया हो. ओके. किसी ने ये क्वेश्चन 24 सेकंड में भी किया है, तो हो सकता है किसी ने किया है ना. 5वां देखते हैं. हाँ इसका लॉजिक भैया ये तो मैंने देख लिया है आंसर, तो पता नहीं क्या है, यही है सही थिंग. लॉजिक क्या है. 3 × 15 इज इक्वल टू 9 × 5. देखो ऐसे लॉजिक बहुत ही रेयर होते हैं कि आप वहाँ पे जज कर पाए. कभी कभी इसमें से जज भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी जज होता है. तो इसका तो लॉजिक बस यही है. इसमें ऐसा लॉजिक आ जाता है, ये तो ठीक है. बट ये वाला काफ़ी ये तो मैं भी ना सोच पाता भैया, साफ सीधी बात. मतलब ये क्या है, इनके अपोजिट लेटर वॉवेल है. जेड का अपोजिट ए होता है, वी का ई होता है, आर का आई होता है. ये सारे के सारे वॉवेल है. आर का आई होता है, एल का ओ होता है, जेड का ए होता है, वॉवेल है. एफ का यू, एच का एस, आर का आई, इसमें वॉवेल नहीं था, ये गलत है. ये ऐसा लॉजिक मैंने अभी तक सच में नहीं देखा. बट हाँ लॉजिक अच्छा है, तो अगली बार से याद रखूँगा इसको. देन ये हो गया. जीके पहले देख लेते हैं. पहले मैथ देख लेते हैं, देन आखिरी में जीके, क्योंकि जीके ही मेन है. जीके थोड़ा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे. मैथ में 2 क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो बाकी जो किए हैं वो आप मेन से भी देख सकते हैं. पहले ये वाला 4 इक्वल सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन इट्स 4 साइड ऑफ अ सर्कल. इसमें जैसे मुझको टाइम ही नहीं मिला था सच बताया, तो 19 सेकंड मैंने दिए हैं इस वाले क्वेश्चन में. 19 सेकंड में हट गया हूँ. सच विद द ई सर्कल टच 2 साइड वेयर विल द एरिया ऑफ द आउटसाइड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड द मिडल ऑफ द स्क्वायर. बना लेता हूँ. 4 इक्वल सर्कल ड्रॉन ऑन 4 साइड्स ऑफ अ सर्कल सच विद द ईच सर्कल टच. ऐसा था इसका डायग्राम. What will the area outside the perimeter of the circle. को मैं कि यह एरिया बताना है. The middle of the square. अच्छा अगर आप सही से देखेंगे इसमें, ये सब यहाँ से ये सेंटर है सबके, तो सब ये 1/4 भाग होएगा. कलर चेंज करने का कोई मतलब नहीं. ये 1/4 भाग होगा. ऐसे ये 4 भाग है, तो ये मिलके पूरा एक सर्किल बन जाएगा. सर्किल का रेडियस ये है. द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर. ओके 28 है, नहीं रेडियस हो गई 14. ये 28 है ना, तो ये 14 हो जाएगी रेडियस. तो 1/4 मिल करके एक सर्किल पूरा बन गया. एक सर्किल बोले तो πr². और स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 28 का स्क्वायर. इन दोनों को घटा देंगे तो बीच वाला स्क्वायर एरिया आ जाएगा. तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 7 20 80 84 824. भाई मैं 28 का स्क्वायर कैसे भूल गया. 72784 मुँह से निकल नहीं रहा. 22/7. आर की वैल्यू 28 28 5 चौक 28 4 दूनी 88 ना 28 चौक 28 दूनी 56 56 दूनी 112 112 × 22 224 × 11. तो बहुत बड़ा नंबर, उल्टा घटेगा ना, बट स्क्वायर का एरिया तो बड़ा होना चाहिए था. हो गया. आएगा तो यही यार. अच्छा मैंने 28 ले लिया, सॉरी 14 लेना था. भाई मेरे को इतना बड़ा कैसे जा रहा है ये. वही लिया गया, ये घटा देना इसका, तो एरिया ये बीच वाला आ जाएगा. आया कहीं 28 ले लिया मैंने, तभी गड़बड़ कर रहा था. देखो बहुत दिख गया ना ये
22 गुणे 112 जाएगा, 1000 के ऊपर नंबर जा रहा है और बड़ा एरिया तो स्क्वायर का बड़ा होना चाहिए था ना, दैट्स वाई। देन 25 नंबर। ओके, तो ये रोम्बस था। जस्ट अ मिनट। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर 120 है, पी क्यू आर 120 है। देन आर एस है 12, आर एस है 12, तो ये भी 12 होगी। देन ये एंगल ये 120 है, तो ये वाला 60 होगा। ये 60 है, ये बराबर साइड्स हैं, और ये 60 है, तो ये सारे इसके सारे 60 हो जाएंगे। वैसे तो ये भी बाइसेक्टर होता है ना, तो ये भी 60 ही हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक इक्विलेटरल एंगल बन गया था पी एस क्यू। इक्विलेटरल एंगल ये 12, ये 12, ये भी 12। अब पूछ रहा था यहाँ से लेके कौन सी वाली, क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम द इंटरसेक्शन, मतलब ये पूछ रहा है ये वाली डिस्टेंस। ओ है तो एस ओ की वैल्यू पूछ रहा है, तो एस ओ इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 6। सीधा सीधा था ये। उस समय नहीं कर पाया था मैं, काफ़ी टाइम दिया था, पता नहीं उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था। इंग्लिश में दिखा देता हूँ जो गलत हुए। 11 मिनट हो गए। तीसरा, डिटर की स्पेलिंग, डिटर का एंटोनिम। डिटर डिफर, ऑक्यूपाई, इंसाइट करना, प्रवोक करना, टू डिटर, टू डिस्करेज समवन, किसी को डिस्करेज, ओके। 10 नंबर, टूरिज्म हैज़ बीन डिक्लाइन, मैंने लगाया था, निगलेक्टेड किसी ने कमेंट किया था, ओके। कमेंट करके बताया कि निगलेक्ट किया गया है, मैंने डिक्लाइन लगाया था उस समय, तो निगलेक्टेड सही है। देन इसमें गलत किया, एक बार ट्राई करते हैं। And especially several spinal curve can reduce the amount of space within the chest. Most cases of this are mild. The cause of the most cases is unknown. While P से start होना चाहिए क्या, I think. Reduce the amount of space within the chest, making it difficult for the lungs to function properly. Most cases of severe are mild, but some children develop spine they grow. The cause of the most is unknown. While Q के बाद S, I think यही बेटर लग रहा है मेरे को, गलत है। वाइल से स्टार्ट है, ये तो गलत हो जाता है, तो इसका आंसर ये है। 15, मीना हैड अ व्हेल ऑन अ टाइम इन मसूरी, इन अ टाइम ऑफ अ टाइम इन मसूरी, क्या है भाई। वेल ऑफ अ टाइम इज एन एडीएम दैट रिफर टू समवन हैविंग टू मच फन, ओके। वेल ऑफ अ टाइम, टू मच फन, दो चीज़ें बता चलिए, वेल ऑफ अ टाइम ऑफ लगेगा, एंड दूसरा इसका मतलब होता है टू मच फन, इसको सेव करो। एंड क्वेश्चन जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, लाइव मॉक है, इसको सेव कर लेना है। मतलब यहाँ पे आप सेव कर लेंगे तो ये आपके में सेव्ड रहता है, अगर कुछ दिनों बाद, क्योंकि ये मॉक हट जाता है, फिर आप इन क्वेश्चन को भी दोबारा देख भी नहीं पाएंगे, तो कृपया करके इसको सेव कर लेना। जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे लगे उनको आप सेव कर सकते हैं। फास्टर लग रहा है इसमें, फास्टर और क्विक आउट था। नॉर्मली सुना था कि फास्टर जैसा कोई वर्ड नहीं था, तो मैंने फास्टर लगाया नहीं था, फास्टर ही लग रहा था 4th नंबर, फास्टर। अब चलते हैं जी के, देन फिनिशअप करते हैं इसको। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी। इसके एनालिसिस में कुछ क्वेश्चन इसमें मुझे अच्छे लगे, मैं उसको ऐड ऑन करूंगा इस पर फिर से। धोली जत्रा असम में डाउट था, तो असम इसका आंसर, धोली जत्रा असम के त्योहार। खिजिर खान एफएसटी के बाद, नहीं, मोहम्मद एफएसटी के बाद। खिजिर खान तो यानी डायनेस्टी कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ, तुगलक। अभी तक खाली वही हुई है ना, कौन सी, स्लेव डायनेस्टी। हु हैज़ बीन इलेक्टेड, इससे आप जज कर सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खिजर खान वाली, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, खाली एक इब्राहिम लोधी का बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे कोई नहीं चलता है। छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर कौन है, ये लगा रहा हूँ, सही हो गया, रमन सिंह जी हैं इलेक्ट स्पीकर ऑफ द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रॉ हिटमैन, तो इसका आंसर है हुसैन जैदी, एस हुसैन जैदी, इसको मैं ऐड कर लूँगा, रॉ हिटमैन, हुसैन जैदी। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस होती है। अलबेला रानी टोपोस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। मैंने एक बार एनालिसिस कर ली, सोचा उसमें आंसर लगा पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ याद मैं पहले करता हूँ, देन दोबारा से अप्लाई करता हूँ, तो रिवीजन हो जाता है डबल डबल, इस वजह से ऐसे करी थी। हाँ, ये अच्छा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैंने भी नहीं सोचा, मैं ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था, बट आंसर है यूरोप। मैप इसमें लगाया इन्होंने, यहाँ पे आके देख सकते हैं यूरोप, यूरोप से आर्कटिक के सर्कल जाता है, बट कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ऑस्ट्रेलिया से पास होता है कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिका, यूरोप पे ध्यान नहीं किया था सच में, इसको मैंने सोचा भी नहीं था, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं ऐड ऑन करूँगा, तो ये ऐड ऑन कर दूंगा, उसमें सेव करूँगा इसको। जो क्वेश्चन आपको जीके में भी अच्छे लगे सेव करते रहिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन चले जाएंगे।
मैंने नोटिस किया था ये मॉक गायब हो जाता, तो एक हफ्ते तक, मतलब कुछ अगला इसका लाइव मॉक आने से पहले तक ये रहेगा, उसके बाद ही गायब हो जाएगा, देन आप इसको खोल नहीं पाएंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स विन बेस्ट, इसमें मैंने उस समय रिकॉर्ड करते समय बोला था बट आंसर नहीं लगा, मैंने इसको ऐसे याद किया था। इसका आंसर वो है जो समुद्री सीमा में नहीं है। नॉर्मली फिशरीज देख के हम लोग लगाएंगे आंसर कौन सा, जो समुद्र के आसपास हो, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, सब समुद्र से कनेक्टेड वही लगाएंगे। बट आंसर यूपी है, तो मैंने यूपी बोला था बट पता नहीं क्यों टिक नहीं किया उस समय। तो ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया हैज़ कमेंस द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट डेजर्ट साइक्लोन 2024 किसके साथ हुई है? तो यूएई के साथ हुई है, इंडिया वर्सेस यूएई डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में। हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड विच ईयर? 82 रॉड रिपन के टाइम पे विलियम हंटर, वही हंटर कमीशन आया था, सुना था ये। चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर एंड द हंटर कमीशन वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, एंड द हंटर कमीशन ही आया था रिपन के टाइम पे, एजुकेशन से रिलेटेड था। ओके, विच प्रोग्राम फंडामेंटल राइट एक्सप्लोइटेशन चिल्ड्रन 23 भी दिया है। 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। 19 पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, सामरो से याद किया था ना। देन 23 है ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड था। सामरो एसोसिएशन, असेंबली, एम से मूवमेंट, आर से रिसाइड कर सकते, ओ से ऑक्यूपेशन, और इसमें से ए बी सी डी करेंगे तो जी है, ई है, एफ नहीं है। एफ वाला जो कौन सा था, प्रॉपर्टी वाला, वो हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल नंबर 31 एंड ये वाला कहाँ पे डाल दिया गया? 301 लीगल राइट के अंदर। द पंचायत समिति, ये अच्छा है, मतलब मैं भूल गया था, इसका आंसर जिला परिषद है। नीचे से ऊपर चलते हैं तो ग्राम पंचायत सबसे पहले नीचे विलेज लेवल, देन इसके ऊपर आता है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, देन आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला परिषद। तो इसका ट्रायंगल बना लूंगा, पिरामिड। मैं इसकी बात भी अच्छे से एनालिसिस करूंगा, ऐसा नहीं है। बाय वॉट, ये गुप्ता एम्पायर का मैंने याद हो गया, भुक्ति, मैंने अपने नोट्स में भी ऐड करा हुआ है इसको, भुक्ति गुप्ता एम्पायर में, और कुछ एक्स्ट्रा दिया है, बाद में देख लूँगा इसको। इसकी एनालिसिस आप मैथ के खास तौर से अच्छे से कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डी मेरिट ऑफ द बार्टर सिस्टम? प्रॉब्लम स्टोरेज, मुझे इन्हीं दोनों में डाउट था, कॉमन यूनिट और प्रॉब्लम स्टोरेज। स्टोरेज का आंसर है बार्टर सिस्टम, मतलब कुछ सामान मैंने दिया, आप उसके बदले मुझे कुछ सामान दे दीजिए। वॉट इनिशिएटिव, ये गलत हो गया था, स्मार्ट हेल्थ कार्ड की जगह स्मार्ट पेमेंट कार्ड, हेल्थ से रिलेटेड है। एम्स ने फरवरी 2024 में लॉन्च किया है। करंट अफेयर, कोई मत छोड़ेगा, जहाँ जहाँ कोई करंट अफेयर खास तौर से 2024 वाला जो मिले उसको सेव करते रहिएगा, उसको याद करते रहिएगा। ये स्कीम से रिलेटेड कुछ लॉन्च किया, ऐप से रिलेटेड, ये सब इंपॉर्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन, इससे मैंने सेव किया इसको। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, 1 जनवरी 1923, चित्तरंजन दास जी एंड मोतीलाल नेहरू। रिवर्स ओरिजिनल अमरकंटक, मेरा ध्यान इसमें गता नहीं, गंगा पे चला गया था, तभी मैंने ट्रेस लगा दिया। रेडियल होता है अमरकंटक, जो नर्मदा निकलती है, एक तरफ नर्मदा, एक तरफ वो सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। डेंड्रिक का ऐसे होता है, आई थिंक पैटर्न ब्रांचेस ऐसे ऐसे होता है, ये डेंड्रिक होता है कि ट्रेलिस होता है। व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी फॉर ईच अदर सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइन देम, राइट ना, ये होता है ट्रेलिस, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ऐसे करके। ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबल द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, आई थिंक ऐसे। ड्रेनेज का मैं बोल रहा डेंड्रिक, रेडियल तो गोल गोल टाइप का होता है ऐसे। सेंट्रीपिटल का नर्मदा एंड सोन रिवर, टू रिवर मिलकर के। ये तो पता ही था, नॉर्थन प्लेन में लू चलती है, नॉर्थ वेस्टर चलता है, इस तरफ में बैंगला, इसमें दिया है। मैंगो शावर हो गया केरला कर्नाटक, ब्लॉसम शावर केरला में, कर्नाटक में वैसे है, मैंगो शावर दोनों में आता है। लू इधर साइड चल गया, पंजाब की तरफ से आता है। नॉर्थ वेस्टर वेस्ट बंगाल असम की तरफ आता है, काल बैसाखी भी बोलते हैं। एंड पारदोड़ी चीरा, आई थिंक ये असम में बोलते हैं। इज द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल इंडियन, हिंदी, हिंदी क्लास के 6 हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तो अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये चारों तो नीचे के पता होते हैं, एक उड़ीसा हो गया, 5 ऐसे याद कर लेंगे स्टेट वाइज। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एंड ये हो गया केरला, ये हो गया तमिलनाडु, एक इधर हो गया उड़ीसा, ये 5 तो ये सीधे सीधे हो गए, एंड एक हो गया संस्कृत। सन भी आप देख सकते, सन मैंने याद नहीं किया इसको। ओके, एंड इसके बाद ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, फोर ब्रेन का भी 4 ब्रेन पार्ट होता है, फ्रंटल पिटर बोलते हैं इसको। ये इसमें ब्रेन रिवाइज करा था, ब्रेन फिर से रिवाइज कर लेंगे। फोर ब्रेन का सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड ऑल फैक्ट्री रीजन भी होता है। कार्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, साउथ का एक ही था ना, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश।
देन इसके बाद ट्रांसपिरेशन ही बोलते थे इसको, कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यू, हाँ ये इसको देख लेते हैं। तो सही हो गया, मैप दिया है। ओके, क्या था, मोहो, अपर गुटनबर्ग, लेमन, बट मैं भूल गया है इसकी, इसका डायग्राम से मैं उसमें नोट्स में ऐड करूँगा इस बार। ये अच्छा टॉपिक है, ऐसे पढ़ के भी समझा सकते हैं बट नोट बना के ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। 20 मिनट हो गए, वीडियो लंबा भी हो रहा है। आखिरी क्वेश्चन, ये तो पता ही, सब्लिमेशन। ओके, तो ये हो गए जीके के सारे क्वेश्चंस। तो आप भी इस वाले मॉक के मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनके एनालिसिस अच्छे से करिएगा, जो इनके सॉल्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं। जो अगर मैंने किया होगा उस समय मैंने वो वाले किए होंगे तो आप वो भी जज कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। सो खास तौर से इस वाले मॉक से कोई भी स्कोर पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा, सिर्फ परसेंटाइल देखिए। जन इससे सीखे जो जो टॉपिक जीके में, रीजनिंग में, मैथ में जो अच्छे अच्छे मिले उनको रिवाइज करिए। इंग्लिश की जो वोकैब है वो आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो इसमें मेनली इतना ही। तो वही है कि प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक को स्कोर की वजह से मत दीजिए, दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। जस्ट आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। जो आपको टॉपिक इसमें जो याद करा रही है, आपको रिवाइज करा रहा है कि आपने ये वाला टॉपिक नहीं देखा है, बस उस वाले टॉपिक को आपको कवर अप करते आगे बढ़ते रहना है। 1 महीना बचा है, 40 दिन है, 40 मॉक आप प्रीवियस ईयर के स्टार्ट कर दीजिए CHSL के। देन और जो भी उसका स्कोर है ना, आप अपना एक जगह लिखा करिए पेपर में, खास तौर से कहीं डिजिटली नोट्स में नहीं, पेपर में डेट वाइज टाइम वाइज एक बार नोट करके उसका एवरेज निकालना। जो एवरेज स्कोर आपका आएगा ना 40 मॉक, पक्का आपका प्रीमियम उतना स्कोर तो 100% आने वाला है। ये मेरे साथ हुआ था, मैंने 50 से भी ज़्यादा मॉक स्टार्टिंग में, बिगनर की बात कर रहा हूँ तब दिए थे, तब मेरा एवरेज निकला था 128। हाँ, उस समय कट ऑफ जो जाती थी वो 135 के आसपास जाती थी, तो मेरा 128 ही मार्क्स आए थे रॉ, 7 नंबर बढ़ गए थे, तो 135 मैंने कट ऑफ तब गई थी। 130 2021 वाले सीजल की बात कर रहा हूँ, उसमें गई थी कट ऑफ 130, मेरे आए थे 135 प्री में, बट ओवरऑल तो हुआ नहीं था उसमें। तो जितना एवरेज आपका रहेगा उससे ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। एंड जो इसमें स्कोर आता है, इस पर मतलब अगर टाइम की पहले बात कर देते हैं कि जो इनमें टाइम रहता है 60 मिनट रहते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम एक्चुअल एग्जाम में ज़्यादा लगेगा, ये कन्फर्म है। यानी कि आप इसको मॉक को 55 मिनट में आके चलाया करिए, आपको 55 मिनट में सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्मूथ चलता है। आपको उसमें लगता है कि टाइम, खास तौर से बिगिनर्स को बता रहा हूँ, जो एक बार दे चुके हैं उनको तो आइडिया लग चुका होगा। एक्चुअल एग्जाम में टाइम इससे ज़्यादा लगेगा, ये कन्फर्म है। टाइम ज़्यादा लगना है, 60 मिनट तो दिखेंगे, 60 मिनट है बट 60 मिनट जल्दी खत्म होगा ऐसा लगेगा। तो 5 मिनट का गैप मान के चलिया करिएगा कि इससे 5 मिनट है तो पहले सबमिट कर दीजिए आप, 5 मिनट हो जाए तब सबमिट कर दें, तो उससे आपको टाइम का एक आइडिया लगा रहेगा। इतनी स्मूथनेस जो देता है ना टेक्स्ट बुक, इतना एक्चुअल एग्जाम में नहीं मिलने वाली है। काफ़ी लैग करेगा, माउस दिक्कत देगा, सारी चीज़ें हड़बड़ाएंगी, ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं होता है, कंप्रेशन में आ जाता है, क्लोज टेस्ट आ जाता है तब, तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो अभी से टाइम है, 40 डेज है, 40 मार्क्स दीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसकी इंप्रूवमेंट दिखेगा, धीरे धीरे करके दिखेगा। अभी जो इतना स्कोर आ रहा है उससे ज़्यादा ही आएगा। एक जगह लिखिएगा, एन एवरेज निकाल के चेक करेगा कितना आपका एवरेज बना। देन 30 जून को बताइएगा, तब कोई मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप कमेंट करके अपना बताइएगा क्या एवरेज आपका आ सकता है 20 मई से लेके 30 जून तक, देखते हैं। एंड 1 जुलाई से तो फिर स्टार्ट है ही। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए, डू प्रॉपरली। थैंक यू।